गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रोवाइड। घायल हूं, घातक हूं, ट्रंप हूं। आज सिचुएशन यही हो गया ग्लोबली। पिछले 1 डेढ़ साल से अगर हम देखें तो टेरिफ ने बाजार को टोटली कंट्रोल किया है। किसी दिन ऊपर, किसी दिन नीचे, किसी को कुछ नहीं पता कल क्या होगा, कल क्या स्टेटमेंट ट्रंप देंगे, इनसे क्या होगा। अब हम आज का डिस्कशन जो है मुख्य वो ये करने वाले हैं कि पिछले 1.5 सालों में बाजार ने कैसा रिएक्ट किया इंडियन पर्टिकुलरली इंडियन मार्केट में, और आने वाले टाइम में ये कैसा रिएक्ट करने वाला है। आगे एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, कौन सा सेक्टर, क्या सोना चांदी में लगाना चाहिए या मेटल कोई कॉपर लेना चाहिए या पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में जानी चाहिए या इक्विटी में लगानी चाहिए, सब पे चर्चा करेंगे। कितने परसेंट इक्विटी में एग्रेसिव होकर रहना चाहिए या नहीं। जब से ट्रंप साहब आए हैं 2025 में, जब वो विन किए, टेरिफ का टेंशन तो चाइना में पहले से चल रहा था। उसके बाद अप्रैल 2025 में जब एक सडनली डिक्लेयर हुआ कि सारे कंट्री पे एक रेसिप्रोकल टेरिफ लगाएंगे अमेरिका, जिसकी वजह से मार्केट करीब करीब 6-7% गिर गया। धीरे धीरे नेगोशिएशन का बात चलते गया अलग अलग कंट्री से, फिर किसी का कम किसी का ज़्यादा किया गया। कभी चाइना से वार, टेरिफ वार हुआ, जिसकी वजह से कभी वो बोल रहे थे मैं 200% लगाऊंगा, तो ये बोल रहा था मैं 250% लगाऊंगा, वो 250 तो ये 300। इस तरह से एक वर्ड ऑफ वार, जो टेरिफ वार चल रहा था, कंटिन्यू होते गया। जैसे पीछे 1 डेढ़ साल में डॉलर डी डॉलराइज हुआ है, ये सबको देखते हुए ट्रंप को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी कंट्री का करेंसी वीक हो। जैसे ब्रिक्स जैसी कंट्री जो फॉर्मेशन हो रहा था, उसको कैसे तोड़ा जाए, ये सब चीज़ को देखते हुए उन्होंने बहुत सारा स्मार्ट गेम प्ले किया। ही इज अ फंटास्टिक बिजनेस पर्सन, उनको पता है नेगोशिएशन कैसे किया जाता है। जो हम रसिया से ऑयल ले रहे थे, उन्होंने क्लियरली बोला जी ठीक है आप लेते रहो, कोई बात नहीं, मैं 25 टेरिफ आप पे लगा रहा हूँ, 25%, 25 और लगा दूंगा। मजबूरन हमें रसिया से डील ख़त्म करनी पड़ी और यूएस से एक डील करनी पड़ी। अब आगे क्या होने वाला है? जैसे पिछले साल हमने देखा कि टेरिफ की वजह से सारे कंट्री परेशान हैं, तो वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने क्लियरली ट्रंप को ये बोला कि जो जिस पावर से, जिसके तहत में, जिस सेक्शन के तहत में आपने ये टेरिफ बढ़ाया है, वो गलत है, वो पावर ही यूज करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि टेरिफ लगाना गलत है, उन्होंने ये बोला ट्रंप को कि वो पावर यूज करना गलत है, मिसयूज करना है। जैसे ये अनाउंसमेंट हुई, सभी कंट्री पे 10% टेरिफ लगाया गया, लेकिन उसके चंद घंटों के बाद ही ट्रंप साहब आते हैं और बोलते नहीं 10 नहीं 15% लगाऊंगा। उससे पहले इंडिया में एक डील, आपस में एग्रीमेंट बन रही थी कि 18% टेरिफ लगाया जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ओवर वैल्यूएशन की वजह से, कभी एआई डिस्ट्रप्शन की वजह से, ये सारी चीज़ें होती रही। अब आगे क्या होने वाला है? आगे 2-3 चीज़ें तो पक्का है। एक तो ट्रंप साहब मनमानी नहीं कर पाएंगे कि 25%, 50%, 200% ये टेरिफ नहीं होने वाला है किसी भी कंट्री के ऊपर। डेफिनेटली, जैसे मैंने ये हेडलाइन बनाया था, घायल हूँ, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोका है तो घायल हैं, लेकिन जैसे हम लोग जानते हैं कि वो मनमानी करते हैं, घातक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे 10% जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया कि नहीं 15% लगाऊंगा, और साथ में ये भी बोला इंडिया का जो डील है वही रहेगा, उस पर कोई कटौती नहीं होगी। पता नहीं हम लोग से क्या दुश्मनी है या कितना प्यार है, वो आने वाला समय ही बताएगा। अब मैं ट्रंप साहब के बारे में बता रहा हूं कि वो कल क्या स्टेटमेंट देंगे किसी को नहीं पता, जिसकी वजह से मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा। अभी भी हम यूएस पे कंप्लीटली डिपेंड होते हैं, पहले जैसा नहीं है कि पिछले 5 साल में जैसे एफआई ने कंटिन्यूअस सेल किया है।
उसके बाद भी मार्केट आज 83-84,000 लेवल पे खड़ा है। यही चीज़ अगर 10 साल पहले होता तो मार्केट 40 से 50% क्रैक कर चुका होता। लेकिन अभी डोमेस्टिक इनफ्लो इतनी अच्छी है, हम लोग की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग होते जा रही है धीरे धीरे कि हम यूएस या एफआईज पे कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हैं। ये सब चीज़ें आपको भी पता है, न्यूज आप भी देखते हैं, लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करनी चाहिए, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव लग रहा है जिसमें हम पैसे लगा सकते हैं। अब अभी मैं 3 कैटेगरी कस्टमर का बांट रहा हूँ। एक एग्रेसिव जो 30-35 साल का है, जिनको अभी पैसे नहीं चाहिए, उनको आज से 10-15-20 साल के बाद पैसे चाहिए। उनको क्या करनी चाहिए? मेरे हिसाब से, ये मेरी एजम्पशन है, आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपनी इक्विटी परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं 35 साल का होता और ये सिचुएशन होती तो मैं 100% इक्विटी में होता, इमरजेंसी फंड छोड़ के 100% इक्विटी में इन्वेस्टेड होता, क्योंकि मुझे इंडियन मार्केट पे पूरा भरोसा है। रिटर्न तो इक्विटी मार्केट ही देगा, चाहे गोल्ड और सिल्वर या कॉपर पिछले 1 साल 1.5 साल में कोई भी रिटर्न डबल हुआ हो, ट्रिपल हुआ हो। लेकिन अगर आप पास्ट डेटा से देखते हैं, गोल्ड वर्सेस सिल्वर वर्सेस इक्विटी वर्सेस रियल एस्टेट, इक्विटी का CAGR 20% रहा है। बहुत सारे फंड हैं अभी जिन्होंने 20% CAGR रिटर्न दिया है। आप एक भी एसेट क्लास नहीं गिनवा सकते हैं इंडिया या आउटसाइड इंडिया जो कंटिन्यूसली इतने पीरियड के लिए 20% प्लस CAGR दिया है। अब इस कैटेगरी में जो 35 साल का है और रिस्क एपेटाइट वाले बंदे हैं, वो 100% इक्विटी में रह सकते हैं। जो 40 ईयर्स टू 50 ईयर्स के बीच में है, जो अपनी वेल्थ को क्रिएट कर रहे हैं या मैक्सिमम क्रिएट कर चुके हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजर स्टेज पे हैं, उनको क्या करनी चाहिए? थोड़ी बहुत उनको प्रिकॉशन ले सकते हैं। वो ये कि 85 टू 90% इक्विटी लार्ज कैप ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। रिमेनिंग 10-15% वो चाहे वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या अदर एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो 60 प्लस या 50 साल के बाद है, जो रिटायरमेंट की ओर देख रहे हैं या जो रिटायर हो चुके हैं, उनको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेनी चाहिए। उनको अभी इस वक्त 50-60% इक्विटी, वो भी लार्ज कैप ओरिएंटेड, ये नहीं देखिए कि स्मॉल कैप, मिड कैप या आईटी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है तो ज़्यादा उसको वेटेज कर दें, कम कर दें, बिल्कुल नहीं करें। आप लार्ज कैप ओरिएंटेड रखें। या नहीं समझ में आता है तो बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी है, फंड मैनेजर को करने दीजिए। मल्टी एसेट कैटेगरी है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे कस्टमर मेरे से पूछते हैं कि अभी भी क्या सिल्वर, गोल्ड या कॉपर, बहुत सारे कस्टमर कॉपर भी खरीदना चाहते हैं, खरीदनी चाहिए या नहीं। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता है कि यहाँ से सिल्वर 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख जाएगा कि वापस 1.25 लाख आएगा, मुझे नहीं पता। गोल्ड 1.5 लाख से 3 लाख जाएगा या वापस 1 लाख आएगा, मुझे नहीं पता। कॉपर जो बोल रहे कि दूसरा सिल्वर बनेगा, क्या कॉपर भी डबल, ट्रिपल या सिल्वर की जैसा परफॉर्मेंस करेगा, मुझे नहीं पता। इसका आंसर एक ही चीज है, वो क्या है कि एसेट एलोकेशन। आप इक्विटी में मैक्सिमम परसेंटेज रखिए, जो ये मेटल क्लास है उस पर आप 10, 15, 20% मैक्सिमम अपनी पोर्टफोलियो का डाल सकते हैं। वो भी जो 40 ईयर्स के बाद के हैं या 45 ईयर्स के बाद के पर्सन हैं, उनके लिए है। जो यंग पॉपुलेशन है वो तो बिल्कुल भी पर्टिकुलर गोल्ड, सिल्वर में नहीं रखें, क्योंकि इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी स्मॉल कैप या मिड कैप ही मल्टी बैगर होगा, जिसका CAGR मोर देन 20% होगा। गोल्ड और सिल्वर नहीं होने वाला 20% CAGR, कभी भी नहीं होगा। इतना कंटिन्यूअस रिटर्न नहीं देगा जैसे इक्विटी ने दिया है। जब अगर ये दिया ही नहीं है इतना फास्ट ग्रोथ, तो हम उस क्लास में ज़्यादा अपने पैसे को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। ये मेरी परसेप्शन है। आप अपना इन्वेस्टमेंट अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करें। आने वाले टाइम में ये जो मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों एक प्राइस में, दोनों की प्राइस में एक स्टेबिलिटी आएगी, ऊपर नीचे घूमता रहेगा। जैसे लास्ट 1.5 ईयर इंडियन मार्केट
ऊपर नीचे घूमता रहा और करीब करीब कस्टमर को रिटर्न थोड़ा बहुत 4-5% या नेग्लिजिबल मिला है। डबल डिजिट रिटर्न ओवरऑल पोर्टफोलियो का नहीं मिला है। ऐसे में बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं, पेशेंस जिनके पास नहीं है, जो पोर्टफोलियो अपना रोज देखते हैं, वो कंपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का 1.5 साल पहले पोर्टफोलियो वैल्यू 10 करोड़ थी, अब आज की टाइम में वो 10 करोड़ 10 लाख है या 10 करोड़ ही है, तो वो ये कंपेयर करते हैं कि मैं इस पैसे को एफडी में लगा दिया होता तो 7 से 8% रिटर्न यानी 80 लाख रुपए तो बनता, यहाँ तो मैं वो भी नहीं कमाया। ये बहुत सारे कस्टमर, क्योंकि ये पेशेंस लूज हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। ये उनको भी पता है, मुझे भी पता है और इंडियन सारे इन्वेस्टर को भी पता है कि इंडियन इक्विटी मार्केट जब चलेगा तो नेक्स्ट 3 मंथ टू 6 मंथ में पुराना 1-1.5 साल से जो रिटर्न नहीं दिया उसको भी कवर कर लेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप इसको 2020 मैच जैसा देख सकते हैं कि 6 ओवर बहुत अच्छा चला, सुपर 10-12 का रन रेट से बनाए, उसके बाद स्लो डाउन हो जाता है, फिर लास्ट के 6-7 ओवर बहुत अच्छा खेलते हैं, रन रेट बढ़ जाता है, रिक्वायर्ड रन रेट या रन रेट बढ़ा देते हैं। उसी तरह ऐसा नहीं है। मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, एक फंड आया था, नाम नहीं लूंगा मैं इस फंड का, स्मॉल कैप कैटेगरी में, उसने फर्स्ट 6 मंथ में नेगेटिव 30 से 40% का रिटर्न दिया था। नेक्स्ट 6 महीने में उस फंड ने करीब करीब 100% रिटर्न दिया, पॉजिटिव रिटर्न, और आज उस फंड का CAGR 20% के करीब है। तो हमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए और अपनी एसेट एलोकेशन को उसी हिसाब से रखनी चाहिए। अब हम लोग रिटर्न को चेंज करते हैं, रिटर्न को चेंज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें एक डिसिप्लिन वे में और कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करते रहनी चाहिए। अब कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट आप बोलेंगे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरा कहने का मतलब है डेट टू इक्विटी या इक्विटी टू डेट जो हम लोग चेंजेस करते हैं या फंड मैनेजर करता है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए। जैसे आज मार्केट गिरा हुआ है 700-800 पॉइंट, क्योंकि लोगों को लगता है कि आईटी को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। देयर इज नो डाउट है ही नहीं कि एआई टेक ओवर करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आईटी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आईटी में जितनी प्राइस टूटनी थी वो टूट चुकी है मेरे हिसाब से। ये एक डर्ट चीप बहुत ही सस्ती स्टॉक मिल रहा है, ऐसे में हमें बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को। जिनके पास जो फंड है, स्फेयर फंड, जैसे पिछले शॉर्ट्स में मैंने बोला था कि अगर आप आईटी में अभी नहीं लगाएंगे तो बहुत पछताएंगे, ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर अभी आप नहीं लगाते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी आपको लगता है कि और टूटेगा और टूटे, ऐसा नहीं, मुझे नहीं पता कि यहाँ से 5% और नीचे जाएगा या 10% नीचे और जाएगा, बट मुझे ये जरूर पता है कि ये प्राइस बहुत ही नीचे हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर मेरे को 20 लाख रुपए लेने हैं तो डेफिनेटली यहाँ 15 लाख रुपए लेना बनता है। 5 लाख रुपए हमें रिमेनिंग अगर डाउन जाए तो उस समय एवरेज आउट करें, या जब लगा कि एक मूवमेंट अपसाइड की ओर आना शुरू हो गया उस समय आप ऐड कर सकते हैं, बट ये लेने का टाइम है। ट्रम्प कल क्या करेगा, मैंने जैसे बोला था घातक हूं, वो घातक ही है। कल को ईरान पे युद्ध कर देगा नहीं पता, बट ऐसा लगता नहीं कि युद्ध होगा। वो डेफिनेटली चाइना को कंट्रोल करना चाहता है इन टर्म्स ऑफ ऑयल सप्लाई। तो अगर वो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था ये फंटास्टिक बिजनेसमैन, वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी धमकी दे सकता है। इतने सालों को जो इंडिया मोदी जी बोलते हैं मेरा दोस्त है, उसी पे सबसे ज्यादा हम लोग पर टेरिफ लगा दिया था 25+25। तो वो कुछ भी कर सकता है उस इंसान, वी कैन नॉट ट्रस्ट। पिछले अगर 4-5 सालों में अगर आपने देखा होगा कि ये सोना चांदी या और मेटल्स की जो इतनी डिमांड बढ़ी, क्यों बढ़ी है? क्योंकि लोगों का ट्रस्ट जो डॉलर पे था वो कम हुआ है, वोलेटाइल हो गया है। जब लोगों का, बड़े बड़े इन्वेस्टर का ट्रस्ट कम होगा किसी भी करेंसी में, जो मेजर करेंसी है या मेजर यूएस बॉन्ड में, अगर उसकी भरोसा टूटेगा तो हम लोग दूसरी जगह ढूंढेंगे, वो है गोल्ड और सिल्वर। लोगों ने वहां से पैसे हटा के धीरे धीरे गोल्ड एंड सिल्वर में पैसे बढ़ाया, इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा आया, जिसकी वजह से इतनी गोल्ड। क्या ये कंटिन्यूअस प्रोसेस ऐसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलने वाला है, वो होने ही नहीं देंगे ट्रम्प। 10% ऑलरेडी डेप्रिसिएट उनकी करेंसी, इट्स ए मेजर सेटबैक, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडियन करेंसी बट अदर करेंसी के मुकाबले में देखिए
तो डिप्रिशिएट हुआ, वो ये होने नहीं देंगे। अगर वो ऐसा नहीं होने देंगे तो डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर और अदर मेटल्स में एक डेफिनेटली डाउनसाइड जर्क आ सकता है। जैसे 29 जनवरी को हमने देखा कि सिल्वर सडनली 30 से 40% टूट गया। मैं वैसे एसेट क्लास में बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप इन्वेस्ट करें ज़्यादा अपने पैसे जो एक दिन में 30 से 40% गिर जाए। हम थोड़े थोड़े करके कर सकते हैं, 2, 4, 5%। अगर आप लालच कीजिएगा तो हो सकता है कि जो क्लाइंट 4 लाख पे सिल्वर पे इन्वेस्ट किया होगा वो अभी लॉस में होंगे। ये बिल्कुल नहीं करें। अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करनी चाहिए, तो म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, उस पर पैसे डाल दीजिए। फंड मैनेजर को डिसाइड करने दीजिए कि सिल्वर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, घटाना है बढ़ाना है, वो एक्सपर्ट बंदा है तो वो कर लेंगे। अगर फिर भी लगता है नहीं मुझे ही गोल्ड और सिल्वर खरीदना है, तो अपनी पोर्टफोलियो वैल्यू जितनी है उसका 10, 15, 20%, इससे ज़्यादा मत इन्वेस्ट कीजिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे ज़्यादा अपनी पोर्टफोलियो का वैल्यू मत उस पर इन्वेस्ट कीजिए। अभी इक्विटी जो अभी स्मॉल एंड मिड कैप डाउन साइड है, अंडर वैल्यू नहीं कह सकते बट रीजनेबल वैल्यू है, उस सब में आप इन्वेस्ट कीजिए। पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर में अपना वेटेज बढ़ाइए। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, जैसे पीछे अच्छा रिटर्न दिया है और आने वाले टाइम में और अच्छा रिटर्न देने की उम्मीद है। मैन्युफैक्चरिंग जैसे कैपेक्स करीब करीब बढ़ा है तो गवर्नमेंट वहाँ पे फोकस कर रहा है, तो हमें उस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चला था पीछे, तो उस पर आप हम लोग थोड़ा बहुत और वेटेज अगर कम किए तो बढ़ा सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पे, मेरे मेल आईडी पे मेल लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर से जाके या बैंकर से बात कर सकते हैं। वो आपको गाइडेंस देंगे कि हमें कितने % कैसे लगानी चाहिए। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। जय हिंद, जय भारत।